अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक अहमद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने जो पिछला लेक्चर पढ़ा था वो था लॉन्गिट्यूड ऑफ द वर्ल्ड, और आज जो हमारा लेक्चर है वो है लैटिट्यूड ऑफ द वर्ल्ड। तो आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को ये जो टॉपिक है अच्छी तरह और कॉन्सेप्ट के साथ समझ आ सके। तो आज हम पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है, उसके अलावा इक्वेटर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है लैटिट्यूड, द हॉरिजॉन्टल लाइन विच डिवाइड द अर्थ इन नॉर्थ एंड साउथ। यानी कि ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम करती है, नॉर्थ और साउथ में, उसे हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। जैसा कि इस पिक्चर में अगर हम देखें तो ये रेड कलर में आपको दरमियान में लाइन नज़र आ रही है 0 डिग्री लैटिट्यूड पर। ये ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, नॉर्थ वाला हिस्सा और साउथ वाला हिस्सा। तो इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिसफीयर, इसको हम कहते हैं साउदर्न हेमिसफीयर। तो ये जो लाइन है ये लैटिट्यूड की लाइन है जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड पर लगी हुई है। इसी तरह इस ज़मीन पर मुख्तलिफ़ डिग्रीज़ पर मुख्तलिफ़ लाइंस लगी हुई हैं। अगर हम नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में भी मुख्तलिफ़ लाइंस नज़र आएंगी, और अगर हम साउथ में देखें वहाँ पर भी ये लाइंस नज़र आएंगी। तो इन लाइंस को हम पैरेलल्स भी कहते हैं क्योंकि ये लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरी लाइन को ये क्रॉस नहीं करती, इसी वजह से इनको हम कहते हैं पैरेलल। उसके अलावा अगर मैं एक इमेजनरी लाइन लगाऊं लॉन्गिट्यूड की, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, इमेजनरी अपने पास से मैंने एक लाइन लगा दी, ये आपके सामने है। तो ये कौन सी लाइन है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, और ये कौन सी है, लैटिट्यूडनल लाइन। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है ये मैंने कह दिया कि प्राइम मेरिडियन की लाइन है। तो अगर लैटिट्यूड वाली लाइन लॉन्गिट्यूड वाली लाइन को जब क्रॉस करेगी तो एक राइट एंगल बनाएगी, जिसे हम 90 डिग्री का एंगल कहते हैं। तो जितनी भी लैटिट्यूड की लाइंस जब इस लॉन्गिट्यूड की लाइन को क्रॉस करेंगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो लैटिट्यूड की जो लाइंस हैं प्राइम मेरिडियन को क्रॉस करते वक्त राइट एंगल बनाती हैं या 90 का एंगल बनाती हैं। उसके अलावा आपको एक और चीज़ बताऊं कि इक्वेटर वाली जो लाइन है ये सबसे बड़ा सर्कल बनाती है ज़मीन का, क्योंकि इस जगह से ज़मीन थोड़ी सी उभरी हुई होती है। तो इस वजह से ये जो सर्कल है सबसे बड़ा सर्कल होता है। और एक और आपको मैं चीज़, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जैसे ही हम ऊपर वाले इस लाइन को देखेंगे जो कि 10 डिग्री पर लगी हुई है, तो ये जो सर्कल है इस लाइन का वो इक्वेटर वाली लाइन से छोटा होगा। और इसी तरह जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो ये जो सर्कल्स हैं छोटे होते जाएंगे, और इस जगह पर हम देखें तो सर्कल बहुत ही छोटा हो गया है। इसी तरह इक्वेटर से जब हम साउथ पोल की तरफ जाएंगे जब भी सर्कल छोटे होते जाएंगे। इस वजह से इक्वेटर वाला जो सर्कल है ये सबसे बड़ा सर्कल है। और जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो ये जो सर्कल्स हैं छोटे होते जाएंगे, और जब इक्वेटर से हम साउथ पोल की तरफ जाएंगे तब भी ये सर्कल्स छोटे होते जाएंगे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूड किस तरह इफ़ेक्ट करता है ज़मीन पर। ज़मीन पर क्या इफ़ेक्ट होता है लॉन्गिट्यूड के चेंज होने से। तो लॉन्गिट्यूड जब चेंज होता है तो ज़मीन का टाइम चेंज हो जाता है। मतलब लॉन्गिट्यूड के चेंज होने से ज़मीन का टाइम चेंज होता है, या हम कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल लाइंस ज़मीन को टाइम में डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, ठीक है। लेकिन लैटिट्यूड वाली जो लाइंस हैं ये सीजन्स को चेंज करती हैं। यानी कि एक लाइन पर अगर एक सीज़न है तो दूसरी लाइन पर उसी वक्त मुख्तलिफ मौसम होगा तो पहली लाइन से। मतलब अगर मैं कहूँ कि इक्वेटर पर जो इस वक्त गर्मी है, तो हो सकता है कि ऊपर वाली लाइन पर उस टाइम वही मौसम ना हो जो कि इक्वेटर पर है। तो इस तरह जो इस लाइन पर जो भी कंट्री होगा वहाँ पर एक ही मौसम होगा, और इस लाइन पर जो कंट्री होगा वहाँ पर भी एक ही मौसम होगा, लेकिन इक्वेटर से मुख्तलिफ होगा। उसके बाद हमारे पास है लैटिट्यूड लाइंस। ज़मीन पर हॉरिजॉन्टल लाइन टोटल हम कितने लगा सकते हैं, 180 लाइंस हम लगा सकते हैं। मतलब लैटिट्यूड की ये जो वाली लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, हम टोटल 180 लैटिट्यूड लाइंस लगा सकते हैं पूरी ज़मीन पर। और जबकि हम 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस लगा सकते हैं ज़मीन पर, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो लैटिट्यूड की क्योंकि बात कर रहे हैं तो ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है इसमें टोटल
90 लाइंस हम लगा सकते हैं, जबकि साउथ वाले हिस्से में भी हम कितने लाइंस लगा सकते हैं, 90। तो नॉर्दर्न हेमस्फीयर में भी 90 और साउदर्न हेमस्फीयर में भी 90 लाइंस लगा सकते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये हैं लैटिट्यूड लाइंस। उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस हैं लैटिट्यूड की जिनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जो सबसे पहले हमने आज पढ़ना है वो है इक्वेटर। तो इक्वेटर की डेफिनेशन है द सेंट्रल लाइन ऑफ ऑल द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि ये आप गौर से देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म की लैटिट्यूड की लाइंस लगी हुई हैं, मुख्तलिफ़ डिग्रीज़ पर लगी हुई हैं, 90, 80, 70, इसी तरह ये आगे नीचे भी यानी कि इसी तरह लगी हुई है। तो ये जो दरमियान में आपको लाइन नज़र आ रही है जो कि इन लाइंस के और इन लाइंस के बिल्कुल दरमियान में है, इसे हम कहते हैं इक्वेटर, द सेंट्रल लाइन ऑफ ऑल द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। मतलब लैटिट्यूड की तमाम लाइंस के सेंटर में जो लाइन है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। उसके अलावा इक्वेटर जो है कि सबसे बड़ा सर्कल बनाती है, इक्वेटर ज़मीन का सबसे बड़ा सर्कल बनाती है, ये हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था। उसके अलावा जो इक्वेटर वाली जो लाइन है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर। जैसे लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर प्राइम मेरिडियन थी, इसी तरह 0 डिग्री लैटिट्यूड पर इक्वेटर मौजूद है। उसके अलावा ये जो लाइन है इक्वेटर, ये ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ वाला हिस्सा और साउथ वाला हिस्सा। और ये जो इक्वेटर की लाइन है ये नॉर्थ पोल से भी इतना ही फासला रखती है और साउथ पोल से भी इतना ही फासला रखती है, यानी कि ये दोनों पोल्स के दरमियान में है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल दरमियान से ये लाइन गुज़र रही है, मतलब इतना ही फासला साउथ पोल से इक्वेटर का है, उतना ही फासला नॉर्थ पोल से इक्वेटर का है। ठीक है। और आपको ये भी बताता चलूँ जो इक्वेटर वाली लाइन है इसका जो सरकमफेरेंस है, इसका इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो सबसे ज़्यादा है। इससे बड़ा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल किसी भी लैटिट्यूड के सर्कल का नहीं है। तो इसका जो सरकमफेरेंस है, इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो है 40,075 किलोमीटर। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इक्वेटर का सर्कल क्योंकि सबसे बड़ा है, तो उसके अलावा जितने भी सर्कल्स हैं, लैटिट्यूड के सर्कल हो गए या लॉन्गिट्यूड के सर्कल हो गए, वो इक्वेटर के सर्कल से बड़ा सरकमफेरेंस नहीं रखते। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ बड़ी अच्छी तरह से अब समझ आ गई होगी। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मैंने एक और पिक्चर यहाँ पे अपलोड की है ताकि आपको ये इक्वेटर की अच्छी तरह समझ आ जाए। तो ये रेड कलर में जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये इक्वेटर की लाइन है और ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ और मुख्तलिफ़ कॉन्टिनेंट से गुजर रही है। तो ये ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम कर रही है, नॉर्दर्न हेमस्फीयर और साउदर्न हेमस्फीयर। और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है, ये लाइन, ये वाली लाइन 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है। तो इससे आपको और अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर के ऊपर अगर हम देखें एक और लाइन लगी हुई है, ये अगर आप पिक्चर में देखें ये बीच वाली जो लाइन है ये इक्वेटर है और ऊपर वाली लाइन कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड नॉर्दर्न ट्रॉपिक, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम नॉर्दर्न ट्रॉपिक भी कहते हैं। तो इक्वेटर वाली लाइन हमें पता है 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्योंकि ऊपर है थोड़ी सी, तो इसका जो एंगल है लैटिट्यूड एंगल वो है 23.43 डिग्री लैटिट्यूड, 23.43 डिग्री लैटिट्यूड या 23.5 डिग्री लैटिट्यूड भी हम इसे कह सकते हैं। और इस लाइन पर जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मौसम 4 सीजन्स होते हैं, मतलब कौन कौन से, समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग, ये 4 सीजन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 4 सीजन्स मिलते हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जब जून का मौसम होता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर गर्मी होती है, मतलब जो सूरज है वो इंसान के बिल्कुल सर के ऊपर से जाता है, कब, जून के मौसम में। और जबकि इसी मौसम में जो सूरज है वो बिल्कुल इस
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर से गुजरता है, ठीक है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जून में क्या होती है, गर्मी होती है, और दिसंबर में इस लाइन पर जो सूरज है वो तिरछा पड़ता है, थोड़ा सा तिरछा पड़ता है। इस वजह से दिसंबर में इस लाइन पर क्या होती है, सर्दी होती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो ऑटम सीज़न है, ऑटम सीज़न मतलब जो ख़ज़ां का मौसम है वो होता है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में, जबकि स्प्रिंग सीज़न ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है मार्च, अप्रैल और मई में। ये 3 महीने होते हैं जब स्प्रिंग सीज़न होता है, मतलब मौसम बहार होता है। तो इस अगले पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए थे और इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर देखें, ये 0 डिग्री पर हमें इक्वेटर नज़र आ रहा है, यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नज़र आ रही है। ये वाली लाइन अभी हम डिस्कस करके आए हैं और इक्वेटर वाली लाइन भी हमने डिस्कस कर ली है। उसके बाद हम करेंगे आर्कटिक सर्कल वाली लाइन, और जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पर मौजूद है। तो ये अगर हम गौर से देखें तो ये वाली जो आपको सर्कल नज़र आ रही है ये है आर्कटिक सर्कल, और अगर हम वैसे हम देखें तो इस जगह पर ये सर्कल मौजूद है, ठीक है। ये वाली लाइन आर्कटिक सर्कल की लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, बड़े गौर से देख सकते हैं हम कि ये वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये कौन सी है, आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ लॉन्गिट्यूड एंगल, यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड एंगल पर, सॉरी लैटिट्यूड एंगल पर मौजूद है। और ये जो इस आर्कटिक सर्कल का जो इलाका है ज़्यादातर फ्रीज्ड इलाका है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, तो यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ज़्यादातर जो इलाका है ये फ्रीज्ड इलाका है। तो आपको ये भी बता दूं कि ये जो आर्कटिक सर्कल है इसके बिल्कुल दरमियान में आप अगर यहाँ पे देखें तो नॉर्थ पोल आपको नज़र आएगा। तो हम कह सकते हैं कि आर्कटिक सर्कल के बिल्कुल दरमियान में नॉर्थ पोल मौजूद है। और आर्कटिक सर्कल की एक और बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर एक ऐसा दिन आता है, जब बिल्कुल दोपहर के टाइम सूरज नहीं निकलता। एक ऐसा दिन आता है जब बिल्कुल दोपहर के टाइम सूरज नहीं निकलता, और एक ऐसी रात भी आती है जहाँ पर सूरज निकलता है। यानी कि नॉर्थ आर्कटिक सर्कल पर ये बड़ी यानी कि अजीब सी चीज़ है कि बिल्कुल दोपहर को सूरज नहीं निकलता, और बिल्कुल रात यानी कि आधी रात जब हुई पड़ी हो तो उस टाइम सूरज दिखता है। तो ये आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि द सन अबव द हॉरिजॉन एट मिडनाइट, मतलब ये बिल्कुल रात का वक्त है लेकिन सूरज जो है आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल। अगर हम कहें कि रात के 12 बजे सूरज आपको नज़र आएगा, यानी कि सिर्फ ये एक दिन होता है, ये भी एक दिन होगा और ये भी एक दिन होता है, ठीक है। द सन अबव द हॉरिजॉन एट नून, मतलब ये जो है हॉरिजॉन से सूरज नीचे है, मतलब रात का सा समा हुआ पड़ा है बिल्कुल दोपहर को। यानी कि ये जो हॉरिजॉन से, ये वाला जो हॉरिजॉन है, हॉरिजॉन ये होता है कि जब सूरज डूबता है तो जो उसकी हद होती है ना ज़मीन की, उसे हम हॉरिजॉन कहते हैं। तो बिल्कुल मिडनाइट को ये जो सन है थोड़ा सा ऊपर है हॉरिजॉन के, बिल्कुल मिडनाइट को, और जबकि यहाँ पर बिल्कुल दोपहर को सूरज हॉरिजॉन से थोड़ा सा नीचे है। तो ये आर्कटिक सर्कल पर साल में एक मरतबा ज़रूर होता है। तो ये आपको मैंने अच्छी तरह समझा दिया है कि किस तरह सूरज अबव द हॉरिजॉन है और बिलो द हॉरिजॉन किस तरह होता है। उसके बाद हमारे पास है नॉर्थ पोल। द नॉर्थ पोल जो है ये बिल्कुल ही नॉर्थ पर मौजूद है, ज़मीन के बिल्कुल नॉर्थ पर नॉर्थ पोल मौजूद है। पिछली पिक्चर में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपको जो नॉर्थ पोल नज़र आ रहा है यही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्थ पोल बिल्कुल ही नॉर्थ वाला हिस्सा है, ज़मीन का बिल्कुल नॉर्थ वाला हिस्सा, आखिरी हिस्सा हम कह सकते हैं, आखिरी पॉइंट जो है ज़मीन का नॉर्थ पर, वो है ये नॉर्थ पोल। तो तमाम जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं, आप ये देखें, ये जो लाइंस आपको छोटी छोटी नज़र आ रही हैं ये सारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। और ये सारी जो लाइंस हैं इस
पॉइंट पर आके मिलती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। और ये जो नॉर्थ पोल है ये किसी भी कंट्री का पार्ट नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई कंट्री लोकेटेड नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पर मौजूद है, ये आर्कटिक ओशन में मौजूद है। नॉर्थ पोल कहाँ पे मौजूद है, ये सारा आर्कटिक ओशन है, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि आर्कटिक ओशन किस जगह पर मौजूद है। और आपको ये भी बता दूं कि जो नॉर्थ पोल है ये 90 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड एंगल पर मौजूद है। 90 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड एंगल, यानी कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बिल्कुल लास्ट पर मौजूद है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा हम कोशिश करेंगे कि इक्वेटर के जो नीचे वाले हिस्से हैं उनको हम वहाँ पे डिस्कस करें। तो आज तक के लिए इतना ही, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी इस जो लेक्चर आज हमने किया है इसको अच्छी तरीके से आप अपने रजिस्टर्स में और कॉपीज़ में आप इसे सेव कर सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं, और क्या नाम है, ताकि आप लोगों को ये भूले ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।